नमस्कार साथियों। बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम आपके लिए जून 2024 से लेकर दिसंबर 2024 के बीच का करंट अफेयर्स का मैराथन क्लास लेकर आए हैं और आज के करंट अफेयर्स के मैराथन क्लास में हम बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। और बीपीएससी टीआरई 4.0 के एग्जाम में प्रबल संभावना है कि इन टॉपिक से प्रश्न पूछे जाने की। तो आप सभी अभ्यर्थी बीपीएससी टीआरई 4.0 परीक्षा दृष्टि से इन करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। और हमने अपने तरफ से कम जो टॉपिक हो सकते हैं, जो आपके परीक्षा दृष्टि से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उन्हीं टॉपिक्स को हमने यहाँ पर रखा है। और साथ में आज के इस क्लास में आपका जून से लेकर दिसंबर 2024 तक का बिहार स्पेशल ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद आपका कल क्लास आएगा जिसमें आपका जनवरी से लेकर मार्च तक का करंट अफेयर हम आपको कवर कराएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है क्लासेस समझ में आएंगी और साथ में आपके अन्य कोई डाउट हो आप कमेंट भी कर सकते हैं। कल भी हम इसी समय आपको मिलेंगे जनवरी से लेकर मार्च के करंट अफेयर्स के साथ में 2025 के। तो जनवरी से लेकर मार्च 2025 के बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स की ये दूसरी क्लास होगी और आपके इन दो क्लास के माध्यम से आपको करंट अफेयर्स तैयार हो जाएंगे। इसके अलावा अन्य कहीं से आपको करंट अफेयर्स पढ़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। पहला टॉपिक है हमारा करंट अफेयर्स का। सभी अभ्यर्थी लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दिया करें। बिहार में नए रामसर स्थल, जून 2024 में जो घटना हुई करंट अफेयर से रिलेटेड बिहार में सबसे महत्वपूर्ण तो वह था बिहार में नए रामसर स्थलों का ऐड होना। बिहार के दो आर्द्र भूमियों को रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड्स, जिसको हम वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस कहते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड्स की श्रेणी में जोड़ा गया बिहार के दो आर्द्र भूमियों को। बिहार का पहला रामसर स्थल इससे पहले कौन था? तो 2020 में घोषित किया गया था बिहार का पहला रामसर स्थल, जिसका नाम था कबरताल या कबर झील। कहाँ पर स्थित है बिहार में? तो बेगूसराय झील में स्थित है। इसके अलावा बात करें तो कबरताल या कबर झील बूढ़ी गंडक नदी के द्वारा, बूढ़ी गंडक ध्यान रखिएगा गंडक नदी नहीं है, बूढ़ी गंडक नदी के द्वारा निर्मित एशिया की ताजे पानी की सबसे बड़ी चाप झील ऑक्सबो लेक का उदाहरण है, या गोखुर झील भी इसको बोलते हैं, गोखुर झील भी इसको बोलते हैं। फिर बात करते हैं वर्तमान में बिहार में कितने रामसर स्थल हो चुके हैं। तो जून 2024 में 2 रामसर स्थल ऐड हुए, तो कुल मिलाकर वर्तमान में जो स्थिति है वो है 3 रामसर स्थल। तो वर्तमान में बिहार में 3 रामसर स्थल हैं। अब बात करते हैं, पहला तो हमने देख लिया बिहार का कौन सा था, बिहार का रामसर स्थल कबरताल था, कबर झील था। इसके बाद बात करते हैं भारतीय स्तर पर बात करें तो 81 नंबर का जो रामसर स्थल घोषित किया गया था भारत में, 81 नंबर का, उसका नाम था नागी पक्षी अभयारण्य। आपको 81 नंबर याद करने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। नागी पक्षी अभयारण्य ये कहाँ पर स्थित है? तो 1984 में इसको पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था, जमुई जिला में बिहार के स्थित है। इसके अलावा बात करते हैं नकटी पक्षी अभयारण्य, तो नकटी पक्षी अभयारण्य भी बिहार के जमुई जिला में स्थित है। 1984 में भी इसको पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था। तो ध्यान रखिएगा कि बिहार के जिला सेम है, जमुई जिला, नागी पक्षी अभयारण्य और नकटी पक्षी अभयारण्य, और ये नकटी बांध पर बना है, नकटी बांध पर बना है। तो यहाँ पर आप ये दोनों याद रखिएगा। तो कुल मिलाकर 3 रामसर स्थल बिहार में हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। रामसर अभिसमय, रामसर कन्वेंशन के बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए, जैसे कि 1971 में रामसर ईरान में अपनाया गया था और रामसर शहर में अपनाने के कारण इसका नाम ही पड़ा रामसर सम्मेलन या रामसर अभिसमय या रामसर कन्वेंशन। 1975 में रामसर अभिसमय को या रामसर कन्वेंशन को पूरे विश्व में लागू कर दिया गया था। तो कब लागू किया गया था? 1975 में। भारत में कब लागू किया गया ये आपको ध्यान रखना है। तो भारत में रामसर अभिसमय को 1982 में लागू किया गया। आपको डेट याद रखने की जरूरत नहीं है, वर्ष 1982 में लागू किया गया। वर्तमान में बात करें तो भारत में रामसर स्थलों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में भारत में रामसर स्थलों की संख्या कितनी है? तो टोटल है 89 रामसर साइट्स हैं भारत में। एशिया में सर्वाधिक रामसर स्थल के मामले में भारत पहले स्थान पर हो गया है। तो एशिया में सर्वाधिक रामसर स्थल किस देश के पास है? तो है भारत 89 के साथ में। विश्व में अगर हम बात करते हैं तो यूनाइटेड किंगडम के पास सबसे ज़्यादा रामसर स्थल है 175, मैक्सिको के पास है रामसर स्थल 142, फिर है भारत के पास 89 रामसर स्थल। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल किस राज्य में स्थित है? तो भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल तमिलनाडु राज्य में स्थित है। टोटल 20 इनकी संख्या है।
हाल ही में रामसर आर्द्रभूमि स्थल में 4 नए आर्द्रभूमि स्थल जोड़े गए हैं। तो 4 नए रामसर स्थल जो जोड़े गए वो कौन कौन से हैं, तो देख लीजिए। सक्कारा कोट्टई पक्षी अभ्यारण्य, ये तमिलनाडु में है। थेरंगल पक्षी अभ्यारण्य, ये भी तमिलनाडु में है, और इसको मिलाकर तमिलनाडु में 20 हो गए हैं। इसके अलावा खेचे ओपालरी आर्द्रभूमि सिक्किम का पहला रामसर स्थल है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सिक्किम का पहला आर्द्रभूमि है, रामसर स्थल है, तो खेचे ओपलारी। फिर बात करते हैं झारखंड का पहला रामसर स्थल उधवा झील, ये भी याद रखिएगा, उधवा झील आपसे पूछा जा सकता है, प्रबल संभावना है। तो ये 4 लेटेस्ट ऐड हुए हैं, पहले इससे पहले 85 था, 85 से बढ़कर 4 ये जुड़ गए, तो टोटल 89 हो चुके हैं आज के डेट में। फिर बात करते हैं भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन है, तो भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है सुंदरवन रामसर स्थल। सुंदरवन आपको मालूम है पश्चिम बंगाल में स्थित है। भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल कौन है, तो रेणुका झील है, ध्यान रखिएगा, रेणुका झील है, और ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा था, तो 1981 में चिल्का झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान दोनों को संयुक्त रूप से घोषित किया गया था भारत के पहले रामसर स्थल के रूप में। तो भारत का पहला रामसर स्थल चिल्का झील भी है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है जो कि राजस्थान में है, चिल्का झील आपको मालूम है उड़ीसा में स्थित है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाते हैं, तो 2 फरवरी को हर साल मनाते हैं, आपको मालूम होना चाहिए, वर्ल्ड वेटलैंड डे। और विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2025 यानी इस वर्ष की थीम क्या है, विषय क्या है, जो आपसे पूछा जा सकता है करंट अफेयर्स में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर, हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमि की रक्षा करना। ये विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2025 के लिए 2 फरवरी को जो कार्यक्रम हुआ, विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया, उसके लिए थीम था, विषय था, जो आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको एक फैक्ट और भी याद रखना है कि मॉन्ट्रियोक्स रिकॉर्ड एक होता है, रामसर सम्मेलन के अंतर्गत मॉन्ट्रियोक्स रिकॉर्ड होता है, और मॉन्ट्रियोक्स रिकॉर्ड में भारत के 2 रामसर स्थल रखे गए हैं, कौन कौन से हैं, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का, लोकटक झील मणिपुर का। तो लोकटक झील मणिपुर का, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का, ये मॉन्ट्रियोक्स रिकॉर्ड में शामिल भारत के 2 रामसर स्थल हैं। फिर अगला आपका करंट अफेयर आता है, प्रधानमंत्री ने नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर न्यू कैंपस का उद्घाटन किया था। तो नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर न्यू कैंपस का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया था 19 जून 2024 को। और नालंदा विश्वविद्यालय का जो नया परिसर वो कहाँ पर स्थित है, तो बिहार के राजगीर में स्थित है। राजगीर के निकट नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री ने परिसर में जो नया कैंपस का उद्घाटन किया, वहाँ पर बौद्ध विरासत और साथ में भारतीय आध्यात्मिकता के चिर अस्थायी प्रतीक जिसको बोधि वृक्ष कहते हैं का पौधा भी लगाया। तो बोधि वृक्ष का पौधा कहाँ पर लगाया प्रधानमंत्री जी ने, नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर में। और नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, राजगीर में स्थित है। फिर बात करते हैं नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, यानी नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण सबसे पहले किसने कराया था, तो राइट आंसर आपका कुमार गुप्त है। बीपीएससी सिविल सर्विसेज में पूछा गया सवाल है। चलिए अब आते हैं अगले करंट अफेयर्स पे, जुलाई के करंट अफेयर्स पे। और यह करंट अफेयर आपका बीपीएससी 17वीं सिविल सर्विसेज परीक्षा में जो कि 13 दिसंबर को आयोजित हुई थी उसमें यह पूछा गया था। क्या था, बिहार के पहले ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर यानी कि दरोगा। तो बिहार के पहले ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर या दरोगा कौन बने थे जुलाई 2024 में, तो इनका नाम था मानवी मधु कश्यप। भागलपुर जिले से बिलोंग करती, तो आप जिला भी याद रखिएगा, मानवी मधु कश्यप भागलपुर जिले से ये बिलोंग करती हैं। बिहार की पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर दरोगा जुलाई 2024 में ये बनी है। फिर अगला आपका करंट अफेयर है, बिहार में विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर। तो बिहार में विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर किस जिले में बन रहा है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। तो बिहार में विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर पूर्वी चंपारण जिले में निर्माणाधीन है। उम्मीद है कि 2025 तक ये पूरा हो जाएगा। तो पूर्वी चंपारण में ये निर्माणाधीन है और ये बिहार में और ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर है। और ये अयोध्या के जो मंदिर है उससे भी एक जो मतलब ऐसी सूचना मिली कि उससे भी बड़ा होगा। बाकी जब निर्माण होकर पूरा हो जाएगा तब पूरी जानकारी इसके बारे में मिल जाएगी। तो बिहार में विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर निर्माणाधीन है पूर्वी चंपारण जिले में। फिर अगला है आपका, बिहार सरकार ने मखाना के लिए एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसको कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं, घोषित करने का केंद्र सरकार को आग्रह किया, रिक्वेस्ट किया बिहार सरकार ने। और यहाँ पर मखाना से संबंधित आपको करंट अफेयर में सवाल क्या पूछा जा सकता है, तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत जिसको हम इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च कहते हैं, इसके अंतर्गत राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र
जो है कहाँ पर स्थित है? भारत का राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो बिहार के दरभंगा जिले में स्थित है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रबल संभावना है कि भारत के राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र, जो कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत आता है, भारत में कहाँ पर स्थित है? तो बिहार के दरभंगा में राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र स्थित है। बिहार स्पेशल का भी करंट है, स्टेटिक का भी करंट है, हर हिसाब से इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बिहार की बात करें तो बिहार देश का लगभग 85% मखाना उत्पादित करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिहार देश का लगभग 85% मखाना उत्पादित करता है। मखाना उत्पादन में देश में बिहार प्रथम स्थान पर है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं, बिहार में 5 प्रतिष्ठित उत्पादों को जीआई टैग की घोषणा की गई है अगस्त 2024 में। ये कौन कौन से हैं? तो लिट्टी चोखा है, सोनाचूर चावल रोहतास का, गुलशन टमाटर रोहतास का, सिंघाड़ा पटना का, मालदा आम दीघा का। तो ये 5 प्रतिष्ठित उत्पादों को जीआई टैग देने की घोषणा की गई है अगस्त 2024 में, याद रखिएगा। इसके अलावा जो पहले से 6 जीआई टैग जो पहले से खाने पीने की चीज़ों में घोषित हैं वो कौन कौन से हैं? तो ये आपको ध्यान रखना है। जर्दालू आम कहाँ का है? भागलपुरी का है, यानी भागलपुर का जर्दालू आम को जीआई टैग पहले से मिला हुआ। कतरनी चावल है। इसके अलावा शाही लीची, मुख्यतः मुजफ्फरपुर का जो शाही लीची है वो फेमस है। मरीचा चावल या मरचा चावल पश्चिमी चंपारण का। इसके अलावा मगही पान और इसके अलावा मखाना, मिथिला का मखाना, ये 6 हैं आपको जो आपको ध्यान रखना है। तो मिथिला का मखाना, मगही पान, मरीचा चावल या मरचा चावल, शाही लीची, कतरनी चावल, भागलपुरी, जर्दालू आम, ये पहले से घोषित 6 जीआई टैग हैं, बाकी 5 नए घोषित किए गए हैं। अगला आपका है, गया के ब्रह्मयोनी पहाड़ी पर मिला गुड़मार। तो यहाँ पर आपको पहला चीज़ तो यह ध्यान रखना है कि ब्रह्मयोनी हिल्स कहाँ पर स्थित है, किस जिले में स्थित है? तो बिहार के गया जिले में स्थित है ब्रह्मयोनी की पहाड़ियाँ। और यहाँ पर गुड़मार मिला है। गुड़मार की खास बात क्या है? तो गुड़मार में बात करें तो जिमनेमिक एसिड पाया जाता है। जिमनेमिक एसिड के अंदर जो है बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि मधुमेह रोगी जड़ी बूटी के रूप में इसको जाना जाता है, यानी डायबिटीज़ से फाइट करने के लिए दवाइयाँ बनाई जाती हैं, डायबिटीज़ से लड़ने के लिए दवाइयाँ बनाई जाती हैं गुड़मार से। तो गुड़मार किसके लिए जो है फेमस है? मधुमेह रोगी जड़ी बूटी के रूप में जाना जाता है। और ये कहाँ पर बिहार में मिला है गुड़मार? तो ये गया के ब्रह्मयोनी पहाड़ी पर इसके जो पौधे वगैरह पाए गए हैं, औषधीय पौधा है ये। फिर आपका है अगला, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 के लिए बिहार के 2 शिक्षकों का चयन किया था, यह आपसे पूछा जा सकता है। तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 के लिए बिहार के 2 शिक्षकों को नामित किया गया। पहले हैं सिकेंद्र कुमार सुमन कैमूर जिले से, डॉक्टर मीना कुमारी मधुबनी से, 2 हैं, याद रखिएगा। और इनको जो है दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर 5 सितंबर को राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया था। फिर अगला है आपका, बिहार की पहली खेल अकादमी और विश्वविद्यालय। अगस्त 2024 की बहुत इंपॉर्टेंट घटना थी और बिहार की पहली खेल अकादमी और विश्वविद्यालय नालंदा राजगीर में इसका उद्घाटन हुआ। और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस, तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उद्घाटन किया था बिहार की पहली खेल अकादमी और पहली विश्वविद्यालय। तो बिहार की पहली विश्वविद्यालय और बिहार की पहली खेल अकादमी दोनों का संयुक्त रूप से यहाँ पर बना हुआ है और इसकी जो है उद्घाटन किया था नीतीश कुमार जी ने 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर। फिर बात करते हैं महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024। तो महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 11 नवंबर से 20 नवंबर 2024 के बीच में हुआ। राजगीर में इसको आयोजित किया गया और बिहार का जो राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है उसी ने इसका जो है आयोजन किया था। यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 जो कि राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया गया, इसमें शुभंकर जो है किसको अनावरण किया गया था? शुभंकर का, ये किया गया था अगस्त में। तो कुल मिलाकर आपका यहाँ पर अक्टूबर में किया गया था ये। तो आपका शुभंकर की बात करें तो जो शुभंकर का अनावरण किया गया इसका नाम था गुड़िया। तो गुड़िया नाम था शुभंकर का जो अनावरण किया गया था। गुड़िया नाम इसलिए रखा गया कि बिहार में जैसे जो लड़कियां जब पैदा होती हैं, छोटी छोटी बच्चियां जब होती हैं, उनको प्यार से घर वाले जैसे क्या बोलते हैं? गुड़िया बोलते हैं। तो उसी नाम से यहाँ पर ज़्यादातर जगह पर बिहार के, आप अदर भी जगह पे देखेंगे तो गुड़िया शब्द बहुत ही आपको कॉमन मिल जाएगा। तो जो शुभंकर का अनावरण किया गया उसका नाम ही यहाँ पर गुड़िया रखा गया। महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी था। इसके अलावा जो लोगो क्या रखा गया महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का? तो बोधि वृक्ष रखा गया। और कहाँ पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी? तो राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स।
और ये राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स किसका भाग है, इसी का, खेल अकादमी और विश्वविद्यालय का। फिर आगे बात करते हैं चक्रवात दाना का बिहार पर प्रभाव। अक्टूबर 2024 की न्यूज़ थी, चक्रवात दाना आया था। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस चक्रवात का जो है अक्टूबर 2024 में बिहार पर प्रभाव पड़ा था। आईएमडी ने, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने येलो अलर्ट जारी किया था। गया, पटना और आसपास के क्षेत्रों में भारी वर्षा की संभावना जताई गई थी। चक्रवात दाना की बात करें तो ये जो है एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, ट्रॉपिकल साइक्लोन है, जिसकी उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी में हुई थी। ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों से 24 अक्टूबर को ये टकराया था। उसके बाद फिर जो है बिहार की तरफ भी इसका असर हुआ था। तो चक्रवात दाना, साइक्लोन दाना याद रखिएगा, उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। बिहार के मुख्यमंत्री, अगला है आपका, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2024 को बापू टावर का उद्घाटन पटना में किया था। तो आपसे करंट अफेयर में पूछा जा सकता है कि जो है बापू टावर का उद्घाटन कहाँ पर किया था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने गांधी जयंती के अवसर पर। तो बिहार के राजधानी पटना में किया गया था। 120 फीट ऊंचा है, 6 मंजिलों वाला बापू टावर है। तो याद रखिएगा, परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण है। फिर बात करते हैं, बहुत ही जो है दुखदायी घटना हुई थी 5 नवंबर 2024 को, छठ पूजा से जस्ट एक दिन पहले बिहार की जो स्वर कोकिला थी, जिन्होंने छठ पूजा के अवसर पर भी बहुत सारे सुरीले गाने गाए थे, सुरीले गीत गाए थे, जिनको हम शारदा सिन्हा जी के नाम से जानते हैं, जिनको हम बिहार कोकिला के नाम से जानते हैं, उनका देहांत हो गया था 5 नवंबर 2024 को। तो बिहार कोकिला के नाम से प्रसिद्ध थी शारदा सिन्हा। 72 वर्ष की आयु में इनका देहांत हुआ था। दिल्ली के एम्स में ये भर्ती थी उस समय, और इनको मल्टीपल माइलोमा रोग से ये पीड़ित थी। तो मल्टीपल माइलोमा एक बीमारी होती है, उसी से पीड़ित थी। 5 नवंबर 2024 को इनका निधन हो गया, इनका देहांत हो गया। बिहार कोकिला के नाम से इनको जाना जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं, शारदा सिन्हा जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो 1 अक्टूबर 1952 को बिहार के सुपौल जिले में हुलास गांव में हुआ था। मालूम होना चाहिए आपको, पूछा जा सकता है। फिर बात करते हैं, भोजपुरी, मैथिली और मगधी बोली आदि में गाय गीतों के कारण उनको बिहार कोकिला के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा शारदा सिन्हा जी को आपसे अवार्ड पूछा जा सकता है। आप सभी अभ्यर्थियों को याद होगा कि उषा किरण खान जी से संबंधित आपको अवार्ड्स पूछ लिए गए थे करंट अफेयर्स में, याद आया होगा आपको टीआरई 3D एग्जाम में। कुछ उसी प्रकार से आपको यहाँ पर शारदा सिन्हा जी से संबंधित पद्मश्री इनको कब मिला था, 1991 में। ये आपको रट के जाना है एग्जाम के लिए। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला शारदा सिन्हा जी को, सन 2000 में। ये भी रट कर जाना है। जैसे जिस प्रकार से उषा किरण खान जी का प्रश्न पूछा गया, कुछ उसी प्रकार से शारदा सिन्हा जी का भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। शारदा सिन्हा को यहाँ पर हमने देखा पद्मश्री मिला 1991 में। पद्म भूषण कब मिला है, तो 2018 में। याद रखिएगा, अलग अलग है सब। पद्मश्री 1991 में, पद्म भूषण 2018 में। अंततः जो है मरणोपरांत जो है जनवरी 2025 में दिवंगत शारदा सिन्हा जी को पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। तो पद्म विभूषण मरणोपरांत इनको दिया गया जनवरी 2025 में। तो शारदा सिन्हा जी को पद्म विभूषण भी मिला है 2025 में। वर्ष आपको मालूम होना चाहिए। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला आपका टॉपिक है, और आप सभी अभ्यर्थी जो हमसे जुड़कर पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, आपका हमसे जुड़ने का जो सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि आपको हमने यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स करा देंगे, बस आपको इतना देख के जाना है। इसके बाद आप टेंशन फ्री हो गए, यानी कि आपको 6 महीने का करंट अफेयर बिहार स्पेशल के पॉइंट ऑफ व्यू के पढ़ने से आपको मुक्ति मिल गई। तो ये फ़ायदा है, आप हमारे साथ में अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको दुनिया भर का आपको न पढ़ाते हुए आपको सिर्फ और सिर्फ जो परीक्षा दृष्टि से रिलेवेंट है, महत्वपूर्ण है, बस हम उतना ही आपको करा रहे हैं। बाकी आप सभी अभ्यर्थी कम से कम लाइक जरूर कर दिया करें। वीडियोस पे लाइक भी बहुत कम होते हैं, कमेंट तो ऑलरेडी बहुत कम होते हैं। थोड़ा आप लोग भी सपोर्ट करिए अपनी तरफ से। तो प्रधानमंत्री ने बिहार के दरभंगा में एम्स अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की आधारशिला रखी। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, हाई चांसेस हैं, हाई प्रोबेबिलिटी है कि बिहार का जो है दूसरा एम्स का जो है कहाँ पर शिलान्यास या आधारशिला जो है रखी गई है। तो बिहार के दूसरे एम्स की आधारशिला रखी गई है प्रधानमंत्री जी के द्वारा बिहार के दरभंगा में। बिहार का पहला एम्स कहाँ पर है, तो ये आपको मालूम है, पटना में है। बिहार का दूसरा एम्स की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है, दरभंगा जिले में। पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। फिर बात करते हैं बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती। बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती पूरी हुई है, और 150वीं जयंती
के अवसर पर प्रधानमंत्री जी ने बिहार के जमुई जिले में, जिला आपको याद होना चाहिए, बिहार के जमुई जिले में आदिवासी नेता और स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर एक स्मारक टिकट और सिक्का जारी किया। तो कहाँ पर जारी किया है? बिहार के जमुई जिले में। बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती है। हाई चांसेस है कि आपको इनसे रिलेटेड प्रश्न देखने को हर बार की तरह मिलेंगे। 15 नवंबर की बात करें तो 15 नवंबर जिसको हम बिरसा मुंडा जयंती के रूप में मनाते हैं, 15 नवंबर को केंद्र सरकार ने वर्ष 2021 में, ये आपका TRE 2 में, PRT में करंट अफेयर्स में पूछा गया था, तो केंद्र सरकार ने वर्ष 2021 में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया गया था। तो जनजातीय गौरव दिवस हम कब मनाते हैं? 15 नवंबर को हर साल मनाते हैं। कब घोषित किया गया था सबसे पहले? तो केंद्र सरकार ने 2021 में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया, घोषित किया। फिर बात करते हैं अगला, भारत के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च सेंटर में निष्क्रियता। तो जो भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च सेंटर था, जो कि बात करें नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना में गंगा नदी के तट पर स्थित है। तो पटना में गंगा नदी के तट पर स्थित है। BPSC 17वीं सिविल सर्विसेज परीक्षा में आपका ये सवाल 13 दिसंबर को पूछा भी गया था। तो पटना में गंगा के निकट यह स्थित है राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र। लेकिन यहाँ पर जो भी रिसर्च वगैरह करना था, अनुसंधान करना था, उसके रिगार्डिंग जो है कार्य प्रगति पर नहीं रहा, जिसके वजह से अभी तक यहाँ पर रिसर्च चालू नहीं हो पाया है। 4 मार्च 2024 को, याद रखिएगा डेट, ये 4 मार्च 2024 को बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया। और जब इस चीज़ की सूचना मिली, तब जो है इस चीज़ की जब सूचना मिली तो भारत के जो डॉल्फिन मैन हैं RK सिन्हा, जिनके योगदान से ये संभव हो पाया, तो भारत के डॉल्फिन मैन RK सिन्हा हैं। और RK सिन्हा जी ने बहुत दुख और खेद प्रकट किया कि जो है ऐसा नहीं होना चाहिए, जो निष्क्रियता चल रही है इसको दूर किया जाना चाहिए, और डॉल्फिन से रिलेटेड जो अनुसंधान है वो फिर से, मतलब उससे रिलेटेड जो प्रगति है वो जरूर होनी चाहिए। इसके अलावा बात करें गंगा डॉल्फिन की, तो गंगा डॉल्फिन के संरक्षण को समर्पित है। भारत की राष्ट्रीय जलीय पशु भी है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत की राष्ट्रीय जलीय पशु कौन है? गंगा डॉल्फिन है। और गंगा डॉल्फिन के संरक्षण को समर्पित है, संरक्षण के अनुसंधान से समर्पित है राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र। और कहाँ पर? पटना में गंगा नदी के किनारे। इसके अलावा आपको एक फैक्ट और भी याद रखना है कि विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो ये भागलपुर बिहार में स्थित है। भारत का एकमात्र डॉल्फिन अभ्यारण्य है। तो पूरे भारत में केवल और केवल डॉल्फिन का एक अभ्यारण्य बनाया गया है, ओनली सेंचुरी, डॉल्फिन सेंचुरी। और कहाँ पर स्थित है? भागलपुर जिले में विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य के नाम से। फिर यहाँ पर बात करते हैं अगले करंट अफेयर्स की। तो राजगीर जो है पुरुष एशिया कप 2025 की मेजबानी भी करेगा। अगर मान लीजिए कभी भी बिहार स्पेशल में प्रश्न आए, खेल से रिलेटेड कुछ आए कि जो है मेजबानी कौन करेगा, हमेशा ध्यान रखिएगा राजगीर, क्योंकि राजगीर में खेल अकादमी और खेल विश्वविद्यालय का जो है वहाँ पर बन चुका है, तैयार हो चुका। और जब इतना बड़ा कैंपस पूरा बन चुका है, तैयार हो चुका है, तो वहीं पर ही कार्यक्रम होंगे। अन्यत्र बिहार में ऐसी कोई जगह है ही नहीं जहाँ पर जो है कार्यक्रम, इतने बड़े लेवल का कार्यक्रम होस्ट किया जा सके। तो एकमात्र जगह ही है राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। तो राजगीर पुरुष एशिया कप 2025 की मेजबानी भी करेगा। बिहार 2025 में खेलो यूथ इंडिया गेम्स और पैरा गेम्स की भी मेजबानी करेगा। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 और खेलो इंडिया पैरा गेम्स की मेजबानी करेगा 2025 में? राइट आंसर बिहार है। फिर यहाँ पर हम बात करते हैं राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का 3 दिसंबर को जयंती था। 3 दिसंबर को इनका जयंती था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था? तो 3 दिसंबर 1884 को बिहार के सिवान जिले के जीरादेई में हुआ था। तो ये आपको मालूम होना चाहिए, सिवान जिला और साथ में जीरादेई। इसके अलावा बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में बिहार में नखास तालाब में नमक सत्याग्रह हुआ था। ये हमने आपको बिहार स्पेशल की क्लास में पढ़ाया भी है। इसके अलावा बात करें तो अप्रैल 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से जब सुभाष चंद्र बोस जी ने त्यागपत्र दे दिया था, तब दूसरी बार कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए थे। कौन चुने गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो अक्टूबर 1934 के बम्बई अधिवेशन में अध्यक्ष एक बार रह चुके थे, ध्यान रखिएगा राजेंद्र प्रसाद जी। तो एक बार 1934 बम्बई अधिवेशन में अध्यक्ष रह चुके थे। दूसरी बार ये अध्यक्ष कब बने थे राजेंद्र प्रसाद जी? तो सुभाष चंद्र बोस जी के त्यागपत्र के बाद 1939 में। सितंबर 1946 में नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार जो बनी थी उसमें खाद्य और कृषि मंत्री बने थे। ये भी बहुत बार आपसे पूछा गया है।
कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अध्यक्ष चुने गए थे 11 दिसंबर 1946 को। तो 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद जी संविधान सभा के अध्यक्ष भी चुने गए थे। फिर बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की पुस्तकें, जो बीपीएससी बार बार आपसे पूछता है। और इनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है इंडिया डिवाइडेड, हिंदी में बोले तो भारत विभाजित। जनरली आपसे इंडिया डिवाइडेड के नाम से ही पूछा जाता है। तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसके अलावा बिहार से संबंधित महात्मा गांधी और बिहार कुछ यादें, इंग्लिश में आपसे पूछा जाता है सम रेमिनेंसेस। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंसेस, सम रेमिनेंसेस की हिंदी होती है कुछ यादें। और यहाँ बी पुस्तक किसने लिखी है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। इसके अलावा बापू के कदमों में पुस्तक लिखी है। इसके अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जो ऑटोबायोग्राफी पुस्तक है, जो उनकी आत्मकथा वाली पुस्तक है, उसका नाम ही आत्मकथा है। तो आत्मकथा नाम से आत्मकथा इन्होंने अपनी लिखी थी। फिर बात करते हैं मखाना महोत्सव की। मखाना महोत्सव बहुत ही इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स में। बिहार सरकार ने कर्नाटक के बेंगलुरु में बिहार की महत्वपूर्ण फसल और अन्य खाद्य उत्पादों के बाजार का विस्तार करने के लिए बेंगलुरु में 2 दिवसीय मखाना महोत्सव का आयोजन किया था। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि बिहार सरकार ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर 2 दिवसीय मखाना महोत्सव का आयोजन किया था? तो आंसर हो जाएगा बेंगलुरु, कर्नाटक। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपका है ये। फिर बात करते हैं बिहार के गंगा के मैदानों में पानी के कारण कैंसर का खतरा यहाँ पर है। तो महावीर कैंसर संस्थान है पटना का। तो महावीर कैंसर संस्थान कहाँ का है? पटना का है। यहाँ के वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया, उससे पता चला कि जो पानी है, पानी में मैंगनीज, यानी कि जिसको एमएन कहते हैं शॉर्ट में, तो मैंगनीज प्रदूषण के वजह से बिहार के गंगा के मैदानी इलाकों में कैंसर का खतरा बढ़ता जा रहा है। फिर बात करते हैं आज का लास्ट करंट अफेयर्स है। यहाँ से आपका जून से लेकर दिसंबर तक का कंप्लीट हो जाएगा। तो बिहार 2025 मार्च में राजगीर स्पोर्ट्स अकादमी के इंडोर हॉल में महिला कबड्डी विश्व कप की मेजबानी भी करेगा। कभी भी ऑप्शन में राजगीर दिखेगा, लगा दीजिएगा। खेल से रिलेटेड कुछ भी कार्यक्रम अगर पूछा गया, राजगीर अगर दिखा विकल्प में, लगा दीजिएगा। तो महिला कबड्डी विश्व कप की भी मेजबानी कौन करेगा? राजगीर बिहार का करेगा। और राजगीर के स्पोर्ट्स अकादमी में का जो इंडोर हॉल है, इंडोर हॉल का मतलब है जो अंदर पूरा व्यवस्था होती है, तो वहाँ पर महिला कबड्डी विश्व कप का मेजबानी करेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको करंट अफेयर्स की क्लास अच्छी लगी होगी। आप अपने तरफ से अगर कोई करंट अफेयर्स आपको ऐसा लगता है कि रह गया, छूट गया हमारी तरफ से, तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा। अगली क्लास में हम उसको भी कंप्लीट कर देंगे। उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी होगी। आप अपने कमेंट्स ड्रॉप कर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आप लोगों का देखने के लिए धन्यवाद।